फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 1991 से आर्थिक सुधार यानी 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म्स यानी एलपीजी सुधार जो भी हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसको हम चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन समझते हैं कि हमने समझा था ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई। ये हम पीछे वाले चैप्टर में समझ चुके हैं। मिक्स्ड इकोनॉमिक, ना तो उसने समाजवाद को अपनाया ना पूंजीवाद को, उसने मध्यम रास्ता अपनाया, मध्यम राह अपनाई। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के गुण शामिल थे। सरकार यानी जो पब्लिक सेक्टर था, उसकी भूमिका प्रमुख मानी जाती थी सरकार की, जो सार्वजनिक होता था एक तरह का। जबकि निजी क्षेत्र यानी जो प्राइवेट सेक्टर है, उसको सीमित स्वतंत्रता मिली थी, मतलब कोई लिमिटेड फ्रीडम थी उसकी। परंतु समय के साथ सरकारी नीतियों, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, नियंत्रण और कमज़ोर प्रबंधन के कारण, मतलब जो भी सरकारी नीतियाँ हैं, जो भी कंट्रोल है और जो भी वीक मैनेजमेंट है, उनके कारण क्या हुआ, 1980 के दशक तक भारतीय अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त हो गई। मतलब 1980 से 1990 तक जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, वो संकटग्रस्त हो गई। तो अगला टॉपिक है आर्थिक संकट के कारण, रीजंस फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस 1919 टू 1991। तो 1991 में भारत की आर्थिक स्थिति जो अत्यंत दयनीय थी, इसका मुख्य कारण थे, उसको समझते हैं। पहला, विदेशी मुद्रा की भारी कमी। मतलब भारत के पास केवल 2 सप्ताह के आयात भर की विदेशी मुद्रा बची थी, कि मतलब 2 सप्ताह तक वो आयात कर सकते हैं, उन पर विदेशी मुद्रा इतनी बची थी। भुगतान संतुलन संकट की बात करें, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस, निर्यात से कम और आयात अधिक होने के कारण विदेशी मुद्रा तेजी से घट रही थी। ठीक है। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, सरकारी खर्च बढ़ता जा रहा था जबकि आय बहुत कम थी। बढ़ता विदेशी ऋण, मतलब लोन, सरकार को आईएमएफ यानी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और अन्य देशों से ऋण लेना पड़ा। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसे लोन लेना पड़ा, वैश्विक स्तर पर भी। महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन दर, इन्फ्लेशन रेट, कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही थी। 1991 में मुद्रास्फीति यानी जो मूल्य बढ़ रहा था, जो कीमत बढ़ रही थी, उसकी दर कितनी हो गई थी, 12%, लगभग 12%। स्वर्ण भंडार गिरवी, भारत को विदेशी ऋण के बदले 47 टन सोना बैंक ऑफ इंडिया में गिरवी रखना पड़ता था। मतलब बीओआई में उसको गिरवी रखना पड़ता था 47 टन सोना, जो विदेशी ऋण था, जो इंटरनेशनल यानी फॉरेन जो लोन था, जो विदेश का जो लोन था, उसके बदले में ये रखना पड़ता था 47 टन सोना। इसकी नीड की हुई, आर्थिक सुधारों की नीड की हुई, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 1991 में आर्थिक सुधार, तो इनकी हमें नीड क्यों हुई, इनकी आवश्यकता क्यों हुई। तो जो इसको समझते हैं कि भारत के सामने दो ही राह थी, दो ही रास्ते थे। पहला, विदेशी ऋण लेकर, मतलब विदेशी ऋण ले ले और निर्यात बढ़ाकर आर्थिक स्थिति सुधारना, कि मतलब दूसरे देशों में सामान भेजे, वस्तु सेवा भेजे, निर्यात बढ़ाए अपना। ये ऑप्शन था पहला, आर्थिक स्थिति सुधारने का। दूसरा, राजकोषीय अनुशासन स्थापित कर संरचनात्मक सुधार यानी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लाना। ये दो ही रास्ते थे। इसलिए क्या हुआ, 1991 में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो मैंने आपको बताया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है, उसकी शर्तों पर
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है हमारी NEP 1991 नई आर्थिक नीति, इसको लागू किया गया। तो आई होप आप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम NEP के बारे में पढ़ते हैं, नई आर्थिक नीति 1991। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, यानी वैश्विक स्तर। उद्देश्य क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, यानी वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ देना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना यानी कंपटीशन बढ़ाना, उत्पादन को कुशल बनाना यानी अच्छा उत्पादन हो, कुशल बनाना, और सरकारी नियंत्रण घटाना, जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल है उसको कम करना। इसके मुख्य घटक की बात करें, कंपोनेंट्स की, LPG मॉडल के 3 थे: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण मतलब खुलापन ले आना, थोड़ा उदारियता दे देना। निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन, और वैश्वीकरण। इनको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहली चीज़ उदारीकरण। इसका अर्थ होता है सरकारी नियंत्रणों और प्रतिबंधकों में ढील देना, मतलब वही खुलापन ले आना। निजी क्षेत्र को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति, मतलब एग्री कर देना, एक्सेप्ट कर देना उनको कि वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं, उसकी अनुमति देना उदारीकरण कहलाता है। मतलब जो भी सरकारी कंट्रोल है, एक और बार समझा रहा हूँ, जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल है और जो भी प्रतिबंध, जो भी रोक टोक है, उनमें ढील देकर निजी क्षेत्र को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देना उदारीकरण कहलाता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 24 जुलाई 1991 से। उद्देश्य की बात करें, उत्पादन और व्यापार को सरल बनाना, जिससे कि प्रोडक्शन है और जो ट्रेड है वो सरल बन जाए, इजी बन जाए, कंपटीशन बढ़ जाए, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। अब अभी हमने समझा था उदारीकरण का अर्थ क्या होता है, उसकी उद्देश्य क्या होते हैं वो समझा था, स्थापना देखी थी, स्थापना भी देखी थी, शुरुआत देखी थी, उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी। अब इसके अंतर्गत सुधार देखने हैं हमें। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। पहला है ए पॉइंट, इसमें औद्योगिक क्षेत्र सुधार। इसमें क्या है, जो लाइसेंसिंग प्रणाली थी, औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली, उसको समाप्त किया गया। जो अधिकांश यानी जो ज़्यादातर उद्योग होते थे, ज़्यादातर इंडस्ट्री होती थी, उनको सरकार से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती थी। अब ज़रूरत नहीं रही, आवश्यकता नहीं रही। दूसरे पॉइंट की बात करें, सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक जो सेक्टर है उसकी भूमिका घटाई गई, सरकार की भूमिका घटाई गई। पहले 17 उद्योग केवल सरकार के लिए आरक्षित थे, अब सिर्फ 3 क्षेत्र बचे थे, और वो 3 क्षेत्र थे डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज, यानी रक्षा, परमाणु ऊर्जा और रेलवे। इसमें तीसरा पॉइंट है मूल्य नियंत्रण समाप्त। वस्तुओं के मूल्य अब बाजार की मांग और आपूर्ति से तय होने लगे, मतलब बाजार में क्या डिमांड चल रही है, किस तरह के सप्लाई है, उससे तय होने लगे वस्तुओं के मूल्य। लघु उद्योग यानी जो छोटे उद्योग थे उनका आरक्षण समाप्त हुआ। अब बड़े उद्योग भी छोटे उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएं बना सकते थे। इसका बी पॉइंट क्या है, वित्तीय क्षेत्र सुधार यानी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं इसका, बैंक में सुधार। जैसे RBI जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है का नियंत्रण घटाकर उन्हें अधिक स्वायत्तता दी गई, मतलब ज़्यादा अधिकार दे दिए गए, ज़्यादा। दूसरा पॉइंट है विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई। बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा 51% तक की गई। तीसरा पॉइंट है इसका, नए निजी बैंक खोले जाने की अनुमति दी गई। और चौथा पॉइंट, वित्तीय संस्थाओं वित्तीय संस्थाओं में जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, बीमा कंपनी होगी, पेंशन फंड हो गया, आदि को प्रोत्साहन मिला, सपोर्ट मिला। अब सी पॉइंट क्या दे रखा है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स यानी विदेशी मुद्रा सुधार। इसमें पहला पॉइंट दे रखा है डिवैल्यूएशन, मतलब घटाना, घटना या घटाना। डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी यानी रुपये का अवमूल्यन, यानी रुपये का मूल्य घटाया गया ताकि निर्यात बढ़े, मतलब चीज़ें बाहर जाए दूसरे देश में और विदेशी मुद्रा आए। इसमें दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, विनिमय दर को बाजार आधारित किया गया, मतलब जो लेन देन की जो रेट होता था
उसको बाजार पर डिपेंड कर दिया गया, बाजार आधारित किया गया। मार्केट डेटरमाइंड एक्सचेंज रेट, इसमें डी दे रखा है टैक्स रिफॉर्म्स यानी कर सुधार। जो डायरेक्ट टैक्स होते थे यानी प्रत्यक्ष करों की दर घटाई गई। प्रत्यक्ष कर कैसे होते थे, जैसे आयकर, कॉरपोरेट टैक्स। अप्रत्यक्ष करों की व्यवस्था सरल की गई। जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उनकी जो मैनेजमेंट थी, जो व्यवस्था थी, वो सरल की गई। कर चोरी रोकने होती है, मतलब जो टैक्स की जो चोरी हो रही है उसको रोकने के लिए पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई गई। व्यापार एवं निवेश नीति सुधार, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। आयात निर्यात पर प्रतिबंध हटाए गए, जो भी रोक थी वो हटाए गए। आयात शुल्क में कमी की गई, मतलब जो टैक्स होता था उसमें कमी की गई। इम्पोर्ट ड्यूटीज़, निर्यात पर शुल्क समाप्त किया गया, मतलब जो निर्यात करते थे हम, जो चीज़ें बाहर भेजते थे उस पर जो टैक्स लगता था वो समाप्त कर दिया गया। विदेशी निवेश, जो एफडीआई जिसे बोलते हैं हम, और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहन मिला। तो हमने उदारीकरण समझ लिया। अब समझते हैं प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। इसका अर्थ समझ लेते हैं। सरकारी उपक्रम, उपक्रम यानी जो भी क्षेत्र मान लो, संस्था मान लो, उद्योग मान लो, यानी सरकारी उपक्रमों का स्वामित्व यानी अधिकार, मालिकाना हक, प्रबंध और नियंत्रण निजी क्षेत्र को सौंपना। मतलब जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, जो भी उद्योग हैं, उनका अधिकार यानी मालिकाना हक, उसका प्रबंध, उसका नियंत्रण किसको सौंप देना, प्राइवेट सेक्टर को, निजी क्षेत्र को सौंपना, ही निजीकरण कहलाता है। इसका उद्देश्य समझते हैं। पहला है सार्वजनिक उपक्रमों, यानी जो भी पब्लिक जो भी इंडस्ट्री मान लो, संस्था मान लो, उसको कुशल, लाभदायक और आधुनिक बनाना। सरकारी बोझ कम करना, निजी प्रबंधन से दक्षता बढ़ाना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, कंपटीशन और क्वालिटी को प्रोत्साहन देना, यानी प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता को प्रोत्साहन देना। अब इसके तरीके क्या थे? सीधा निजीकरण यानी डायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन। सरकार किसी उपक्रम यानी किसी संस्था, मान लो आप, किसी संस्था को पूर्ण रूप से बेच देती है। उदाहरण के तौर पर एयर इंडिया का टाटा समूह को बेचा जाना, मतलब एयर इंडिया एक संस्था है, एक तरह का उपक्रम मान लो, इसको टाटा समूह को बेचा जाना, ये एक तरह से एग्जाम्पल है। विनिवेश की बात करें, डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें, सरकार अपने शेयर निजी निवेशकों को बेच देती है। ये दोनों उदाहरण आई होप आपको समझ आए होंगे। अगला है निजीकरण के कारण। तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में भ्रष्टाचार और अकुशलता, निजीकरण के कारण ही हुआ। ये भी घाटे में चल रही पीएसयूएस, सरकार पर वित्तीय भार, मतलब बोझ पड़ा सरकार पर भी फाइनेंशियल। सुधार हेतु यानी सुधार के लिए निजी पूंजी की आवश्यकता। ये सारे निजीकरण के कारण देख लिया आपने। अब आ जाते हैं हम वैश्वीकरण पर, ग्लोबलाइजेशन पर। इसका अर्थ ही होता है प्रवाह। इसको आपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा होगा। वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह, यानी एक देश की संस्कृति को दूसरे देश की संस्कृति से जोड़ देना, या एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना। इसका अर्थ समझते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, ताकि व्यापार बढ़ सके, निवेश हो सके, तकनीक और सेवाओं का स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान हो सके। इसका उद्देश्य क्या था? विश्व बाजार में भागीदारी बढ़ाना, निर्यात को प्रोत्साहन करना, विदेशी निवेश और तकनीक लाना, रोजगार व विकास के अवसर बढ़ाना। इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे भारत में विदेशी कंपनी हो गई, विदेशी कंपनियों का निवेश। विदेशी कंपनियां कौन कौन सी हो गई? सैमसंग हो गई, होंडा हो गई, अमेजन हो गई आदि। अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, यानी जो बाहरी सेवाएं होती हैं,
जैसे कॉल सेंटर हो गया, IT आउटसोर्सिंग हो गया। इस वैश्वीकरण से संबंधित दो तत्व देखते हैं। पहला है आउटसोर्सिंग और दूसरा है WTO। आउटसोर्सिंग यानी बाह्य प्रापण। विदेशी कंपनियां भारत जैसे देशों से सेवाएं खरीदती है, इसी को हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हो गया कॉल सेंटर, डेटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर सर्विस। विश्व व्यापार संगठन को समझते हैं तो इसकी स्थापना 1995 में हुई। उद्देश्य की बात करें, इसका ध्येय क्या था, मोटिव क्या था। इसका उद्देश्य था विश्व व्यापार को न्याय संगत और सरल बनाना। सदस्य देश की बात करें तो 164 2024 तक। कार्य की बात करें तो व्यापार में कर और गैर कर बाधाएं हटाना, इसके कार्य थे विश्व व्यापार संगठन के। अब आर्थिक सुधारों के सकारात्मक प्रभाव, जो ये सुधार हुए आर्थिक सुधार, इनके सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है। पहली चीज़ है मुद्रास्फीति नियंत्रण। जो कीमतों का मूल्य बढ़ रहा था उस पर नियंत्रण किया गया। GDP वृद्धि दर में सुधार हुआ। विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी, मतलब जो विदेश की मुद्रा थी उसके भंडार में बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हुई, समृद्धि आ गई उसमें। निर्यात में वृद्धि, मतलब चीज़ें दूसरी जगह जाने लगी, उस चीज़ में भी वृद्धि हुई। उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं की विविधता, मतलब जो डाइवर्सिटी बोल सकते हैं हम, वस्तुओं की विविधता, वैरायटी और गुणवत्ता में सुधार हुआ। निजी क्षेत्र की भूमिका में विस्तार हुआ। ये तो थे सकारात्मक प्रभाव। अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करें, यानी बुराइयां की बात करें आर्थिक सुधारों की। कृषि क्षेत्र की उपेक्षा, यानी उपेक्षा में चली गया कृषि क्षेत्र। रोजगार विहीन वृद्धि, जॉबलेस ग्रोथ, आय में समानता आ गई इससे। घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से नुकसान, मतलब कंपटीशन करने से नुकसान हुआ। संसाधनों का अत्यधिक दोहन, हानि, संसाधनों की बहुत ज़्यादा हानि हुई। पर्यावरणीय हानि हुई। अगला टॉपिक है विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन 2016। इसका अर्थ समझते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें सरकार कुछ मौद्रिक नोटों को चलन से बाहर कर देती है। इसका अर्थ समझ लिया आपने। और भारत में विमुद्रीकरण की बात करें तो 8 नवंबर 2016 की बात करते हैं तो 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को अवैध घोषित किया गया, यानी चलन से बाहर कर दिया गया इन्हें। 500 रुपये और 1000 के नोटों को अवैध यानी इल्लीगल घोषित किया गया। उद्देश्य क्या था इसका, काला धन, ब्लैक मनी पर प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना, भ्रष्टाचार घटाना, नकद रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। इसके प्रभाव की बात करें तो बैंक जमाओं में वृद्धि लाना, डिजिटल भुगतान में वृद्धि, कर संग्रह बढ़ा, छोटे व्यापार प्रभावित हो गए, लेकिन इससे नकद में कमी से आर्थिक गतिविधियां धीमी हो गई। अब हमारा अगला टॉपिक बनता है GST की अवधारणा को समझते हैं हम। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की अवधारणा को समझते हैं, वस्तु एवं सेवा कर की 2017। इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। नारा चलता है एक राष्ट्र एक कर। इसका अर्थ क्या है GST का? GST एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है, जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। यानी जो गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई हो रही है उसके द्वारा लगाया जाता है, उस पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, कर प्रणाली को सरल बनाना, ईजी बनाना। जो राजस्व प्रणाली है हमारी, टैक्स सिस्टम है, उसको सरल बनाना, ईजी बनाना। सभी अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करना। जो भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं, जितने भी हैं, ऑल इनडायरेक्ट टैक्स को एकीकृत करना। पारदर्शिता लाना, यानी ट्रांसपेरेंसी लाना। एज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना। अब बात कर लेते हैं हम GST के प्रकार की। एक होता है केंद्रीय, यानी CGST, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा होता है SGST, यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होता है समेकित, यानी IGST, यानी इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये तीनों उसके प्रकार हैं।
तो जीएसटी की दरें की बात करें तो 0% लगता था अनिवार्य वस्तु पर। जैसे खाने पीने की चीज़ हो गई, खाद्यान्न, किताबें, ये अनिवार्य वस्तुएं, उन पर 0% का टैक्स लगता था। और जो आवश्यक वस्तुएं होती थी जैसे चाय कॉफ़ी हो गई, उन पर 5%। सामान्य उपभोग की वस्तुएं, जैसे सामान्य उपभोग की वस्तुएं हो गई जिनको उपभोग करना है, उन पर लगता था 12%। और जो सर्विसेज होती थी, सेवाएं, उन पर 18% लगता था टैक्स। 28% लगता था विलास की वस्तु, जो भी लग्जीरियस चीज़ होती थी उन पर लगता था टैक्स 28%। अब हमारी आखिरी चीज़ें बच रही हैं अगली चीज़ है एलपीजी नीति की विशेषताएं और मूल्यांकन। तुलनात्मक तालिका देखते हैं हम। विशेषताएं और एक तरफ है सकारात्मक प्रभाव, लाभ दे रखा है, मूल्यांकन। तो आर्थिक समृद्धि हुई, यानी कि बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हुई जीडीपी में। आर्थिक समृद्धि दर में वृद्धि, इसको समझते हैं। 1991 के बाद औसत में जो 6 से 7% से अधिक हो गई। विदेशी विनिमय भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार में भारी वृद्धि हुई, जैसे आयात भुगतान का संकट समाप्त हो गया। विदेशी निवेश यानी एफडीआई जो हमने समझा था, और एफपीआई में वृद्धि हुई। देश में पूंजी और नई तकनीक आई जिसके कारण उत्पाद और उपभोक्ता की बात करें तो उत्पादों की भी विविधता बढ़ी, यानी क्या वो बड़ी, वैरायटीज़ बढ़ी, डाइवर्सिटीज़, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर विकल्प, उनको ज़्यादा विकल्प मिले, उन्हें क्वालिटी मिली, गुणवत्ता मिली। कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र का कमज़ोर रूप से सामने आना, कमज़ोर प्रदर्शन, सुधारों का लाभ कृषि को नहीं मिला। जो सुधार हुए थे ना, उनको ज़्यादातर लाभ कृषि को नहीं मिला। रोज़गार की बात करें, जैसे सेवा क्षेत्र हो गया, आईटी हो गया, आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, और व्यापार में रोज़गार के नए अवसर पैदा हुए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूज़न। जो ये आर्थिक नीतियाँ आई थी 1991 की, नई आर्थिक नीति जो थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बंद, यानी जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, उससे ओपन इकोनॉमी यानी खुली अर्थव्यवस्था में बदल दिया। अपितु यानी हालांकि इससे कई चुनौतियाँ भी आई, मतलब कई चैलेंजेस भी देखने को मिले आगे, लेकिन भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक सशक्त खिलाड़ी बन सका, यानी मजबूत खिलाड़ी के रूप में सामने आया, प्रबल बना। तो यहीं हमारा चैप्टर हो जाता है ओवर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के संग शेयर ज़रूर करें।